अपने साथ जैसा हम यहाँ बैठे हैं इसी प्रकार से ऑनलाइन से जुड़े हुए हिप्पा के कार्यक्रम 9 जिलों में हो रहे हैं और निश्चित रूप से अपनी हिप्पा की डायरेक्टर जनरल श्रीमती चंद्रलेखा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी स्थानों पर उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं आज इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे सभी प्रशिक्षणार्थी बंधुओं, आज जैसा बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, सारी दुनिया में आज इस विषय पर चर्चा हो रही है, हो रही होगी, ऐसा मान के चलते हैं। ये विषय भ्रष्टाचार कोई किसी एक प्रांत तक, एक देश तक सीमित नहीं है। कम ज़्यादा मात्रा में दुनिया में कहीं भी ये मिलता है और न केवल आज का विषय है, इसमें भी कहीं दो अतिशयोक्ति नहीं है कि भूतकाल में, अतीत में भी रहा ही होगा और आगे भी हम इससे एकदम भ्रष्टाचार मुक्त होकर के जीवन जी पाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये विषय नागरिक की जीवंतता के साथ जुड़ा हुआ है और उसके मस्तिष्क में क्या क्या विचार हैं, उसके मन में क्या क्या विचार हैं, उस विचारों के साथ उसके व्यवहार में ये चीज़ें जुड़ी हैं। तो इस पर स्वाभाविक रूप से चर्चा तो होती है। विषय इतना ही है कि मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है और मात्रा कम ज़्यादा करने के लिए जिसके जिम्मे जो काम है वो अपना प्रयत्न करता रहता है। जिसको भ्रष्टाचार समाप्त करना है वो उसी पर चर्चा करता है, उस अनुसार आगे बढ़ने का संकल्प लेता है और जिनको भ्रष्टाचार करना है वो भी नई नई विधियां ढूंढते रहते हैं। एक संघर्ष है। इस संघर्ष में समाज की आवश्यकता क्या है? हमें दुनिया में अच्छा बनने के लिए आखिर मन में एक इच्छा रहती है, हमारा एक दिशा में, हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, ये आकांक्षा सबकी रहती है। अच्छा कहलाना सबको अच्छा लगता है, तो उस ओर प्रयत्न करना है तो इस लाइन को लंबा करना होगा कि भ्रष्टाचार को हम रोक सकें, ईमानदारी हमारे जीवन का अंग बन सके और इसका पैमाना कई बार मुझे बड़ा अजीब ढंग से एक विचार करने को मिलता है। कुछ समय पहले तक एक वाक्य प्रयोग किया जाता था, परिचय जब कराया जाता था, मंच पर कोई कार्यक्रम होता था, हालांकि मैंने उसको थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करनी शुरू की तो उसके बाद थोड़ा बंद भी हो गया कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इस वाक्य के बोलने का अर्थ क्या है? यानी एक मुख्यमंत्री ईमानदार है, बाकी सब? हर एक के बारे में वैसी टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक को सिंगल आउट करते तो इसका कोई अर्थ निकल जाता है। मन में आकांक्षा ये है कि सबको ईमानदार होना ही चाहिए। अगर आपने सिंगल आउट करना है तो जो भ्रष्टाचारी है उसको सिंगल आउट करिए कि ये व्यक्ति बहुत भ्रष्टाचारी है। जनता में उसकी एक व्याख्या करके लोगों को बताना चाहिए ताकि व्यक्ति सामने वाला, क्योंकि भ्रष्टाचार को अपने से दूर करने के लिए कई बातें सामने उसको रखनी पड़ती हैं। या तो दंड है, भय है, संस्कार है और सबसे बड़ी बात है लोकलाज। लोगों में अगर ये पता लग गया कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो जरूर उसके मन में आएगा कि ये तो बहुत गलत है। और लोगों में हो ना हो, आपके बहुत निकट है और उससे आप इस चीज को छुपा के रखते हैं और उसको जब पता लग गया, अभी ने लघु फिल्म में हमने देखा है, पत्नी को पता लग गया कि पति भ्रष्टाचारी है, मिनट में यू टर्न हो गया। तो यू टर्न कराने के लिए कई चीजों का काम को करना पड़ेगा, जनजागरण करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के सेमिनार नहीं करने ही पड़ेंगे। डर बैठाना पड़ेगा
और फिर लोक लाज से व्यक्ति डरते हैं। लोक लाज के नाते प्रचारित करना है तो जो सिंगल आउट उनको करो जो भ्रष्टाचार करते हैं। अगर हम जैसे एक पुराने समय में होता था, आजकल बंद है, थानों के अंदर एक सूची लगती थी 10 नंबरी, 10 नंबरी में मेरा नाम ना आ जाए इससे लोगों को डर लगना लगता था। आप कितने ही ईमानदार व्यक्तियों को बोर्ड लगा दो ये सब ईमानदार लोगों की सूची है, बल्कि इससे नुकसान और हो जाएगा। बाकी कहेंगे ठीक है, अगर वही ईमानदार है तो फिर हमारे बारे में तो कुछ भी हम कर ले, हमें तो छूट हो गई। तो हमें इस प्रकार के सेमिनार्स में भी विषय रखना चाहिए कि अगर तुलना ही करनी है तो दुनिया में कौन सा देश भ्रष्टाचारी है, कहां नैतिकता ज्यादा है, ताकि उसकी तुलना करके और हम नैतिकता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हमने अभी सम्मानित किया 15 लोगों को। किस बात के लिए किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार को पकड़ा है, बड़े नैतिकता की अपनी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, बड़े अच्छे लोग हैं, सम्मानित कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, करना ही चाहिए। लेकिन ये पाठ सारे सिस्टम को पढ़ाना पड़ेगा। कहीं बाकियों के मन में ये ना आ जाए कि इन्हीं के जिम्मे है भ्रष्टाचार रोकना, हम तो ठीक है, हमको नाम ही नहीं ले रहे थे, फिर ठीक है सिंगल आउट कर दो इनको। आप सिंगल आउट इस लाइन में उनको करो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मोस्ट करप्ट पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट, लगाओ उनके बोर्ड, अपने कार्यालय में भी लगाओ, पब्लिक प्लेसेस पर भी लगाओ। पहले ना लगा सको तो जिस दिन रिटायर हो जाए उसके बाद उसकी एसीआर निकाल करके इसके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के कौन कौन से केस बने थे उस दिन लगा दो। एक वो ऑनर बनता ना, ऑनर बोर्ड, क्या उसको बोलते हैं, रोल ऑफ ऑनर। तो करप्ट पर्सन लिस्ट रिटायर्ड, कम से कम आज जो बैठा हुआ है वहां काम कर रहा है उसके ध्यान में आए कि अगर करप्शन के अंदर चला गया तो तुम्हारा नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। वो शायद काम करते हुए तुम उसको सिंगल आउट पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमने उससे काम में भी लेना है, लेकिन उसके मन में एक भय तो बैठा दो कि अगर इस लिस्ट में आ गया तो तेरी अगली पीढ़ियां सब नरक में है। भय बैठाने का काम करना चाहिए। खैर मैं विषय तो कुल मिलाकर के जो मेरे ध्यान में थे सभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कपूर साहब ने सब बोल दिए, फिल्म में भी आ गए, सब आ गए। मैं पहले भी कई बार इस विषय पर बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कुछ धारणाएं बनानी पड़ेंगी, भाषणों से तो नहीं होगा। मन में एक बात बैठानी पड़ेगी। जैसा पहले एक मेरा वाक्य दिखाया गया है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज की सेवा करने का हमको एक दायित्व तो मिला है, मेरा उसके साथ संबंध क्या है। जैसे हम परिवार में अपने किसी व्यक्ति के साथ गलत काम नहीं कर सकते, गलत करेंगे तो कोई ना कोई मेरा भी नुकसान हो सकता है, ऐसा ही समाज के अंदर रह करके ये समाज मेरा है, समाज के प्रति अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। और संबंध जब जोड़ेंगे तो लगेगा कि आखिर मैं किससे गलत कर रहा हूं, मेरे अपने के साथ कर रहा हूं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो समाज के अंदर जो गरीब परिवार है, जो नीडी है, जो अभावग्रस्त है, जिसका हमारे इस रिसोर्सेज पर पहला अधिकार है, हम उस रिसोर्सेज में से निकाल करके अपनी जेब में डाल रहे हैं। वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं तो जिस गरीब आदमी को लाभ होना है उसका लाभ हम काट रहे हैं। मन में विचार क्यों आते हैं? शिक्षा की कमी नहीं है, आखिर पढ़ लिख करके शिक्षा प्राप्त करके ही आदमी नौकरी में आता है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, सी का हो, बी का हो, ए का हो या ऑल इंडिया सर्विसेज का हो। अपने अपने लेवल की शिक्षा सबको मिली होती है, लेकिन कमी है तो संस्कारों की है। वो संस्कार हमको नहीं मिले। हम चूंकि हर किसी को कहते हैं ठीक है मेरी जेब भरनी चाहिए, दूसरे का मुझे क्या करना। कारण अलग अलग हो सकते हैं, किसी कारण में लोभ लालच है, उस लालच को रोक नहीं सकता,
किसी के मन में मैं जरा धन ज्यादा इकट्ठा कर लूं तो मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा, प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। और एक समय ऐसा आता है कर तो बैठता है, बाद में क्योंकि मेरी जितनी तनख्वाह है, सैलरी है, उसका उपयोग तो मैं खुल के कर सकता हूं, लेकिन जो पैसा अनाप शनाप कमाया है वो उपयोग से भी ज्यादा भोगने के लिए भोग में सकता नहीं हूं, क्योंकि भोगूंगा तो लोगों की नजर में आ जाएगा। और आज तो नजरें बहुत तीखी हो गई हैं, कहीं सीबीआई की हैं, कहीं सीआईडी के हैं, कहीं फ्लाइंग स्क्वाड की हैं, कहीं ईडी की हैं, कहीं इनकम टैक्स की हैं, कहीं किसी की हैं। उन नजरों में बहुत लोग फंसी रहे हैं। तो जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन क्या हाल होगा? फिर उस दिन लोक लाज भी नहीं बचेगी, परिवार में भी लाज नहीं बचेगी, बहुत पछतावा होने लगता है। और मान लो कोई सोचे कि ठीक है मैं इकट्ठा कर लूं, जब तक रिटायर नहीं होता तब तक मैं खर्च नहीं करूंगा, तभी तक तो डर है। बाद में तो हमारे यहाँ नियम भी है कि रिटायरमेंट के 4 साल के बाद तो किसी का केस भी नहीं चल सकता, यही नियम है ना? है? वो वही विभागीय नहीं हो सकती, विभागीय ना हो तो बाकी आगे तो फिर शुरुआत तो विभाग से ही करना पड़ेगा। उस डर में से व्यक्ति बाहर निकलता है। लेकिन मैं उसको भी आगाह करता हूं कि रिटायरमेंट के 4 साल के बाद फिर शरीर भी ऐसा रहता नहीं कि जिसको बहुत सारी चीजों का उपयोग करके वो कुछ कर सके, दवाइयों के अलावा। और दवाइयां तो भैया सरकार ने फ्री कर रखी हैं सबके लिए, जिसने सर्विस कर ली दवाई उसके लिए फ्री है, और वो कुछ कर नहीं पाएगा और वो फिर ऐसे कैसा रह जाएगा। आपने जो कुछ किया है इस जीवन में उतना जितना उसका लाभ ले लिया, बाद की चिंता अपने को नहीं करनी चाहिए। मुझे एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है, चंडीगढ़ का एक उदाहरण है, जगदीश आहूजा जी का। नाम सुना होगा चंडीगढ़ के लोगों ने। जगदीश आहूजा जी वो मंडी के व्यापारी थे, सब्जी मंडी के आड़ती का काम करते थे, अच्छा पैसा कमाते थे, परिवार में बच्चे बड़े हो गए, कमाने लग गए, करने लग गए। उनके मन में सेवा का भाव आ गया, प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी थी, सेवा भाव में उन्होंने लंगर चलाना शुरू कर दिया पीजीआई में। लंगर वाले बाबा ये नाम उनका हो गया। और लंगर खूब खुल करके सुबह शाम दोपहर रात जितना जरूरत है सब। धन इकट्ठा नहीं करते थे, कलेक्शन नहीं करते थे। कहां से लाते थे? जो अपना पैसा था वो लगाते थे, कम हो जाए तो ज्यादा बेच देते थे। और उन्होंने एक बार हमारे वो एक मंच पर साझा मंच था, वो अध्यक्षता कर रहे थे, मैंने ऐसे पूछ लिया, मंच पर ही पूछ लिया ऐसे ही। मैं कहा आहूजा जी आप सब कुछ कर रहे हो, मुझे पता लगा जायदाद भी बेच रहे हो। उस समय तक वो 15 करोड़ रुपए की जायदाद बेच चुके थे। मुझे समझ में नहीं आया कि लोग तो इकट्ठा करने की तरफ रहते हैं, आप अपनी जायदाद ही बेचते जा रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? आपके काम आएगी नहीं, आपके काम आएगी, बच्चों के काम आएगी। जितना जनता दे दे उतना लगाओ, बाकी क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर ही फिर हमको सबको बताया कि देखिए मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे बच्चे क्या हैं। तो उन्होंने वो एक दोहा शायद कबीर जी का किसका है कि पूत कपूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत आपके सपूत हैं तो कमा लेंगे अपने आप, आपको क्या करना है। और पूत कपूत हैं तो आप कितना इकट्ठा करके दे जाओ, उनका कोई लाभ नहीं हो रहा, वो खराब ही कर देंगे। इसलिए जीवन में संतोष होना ये बहुत जरूरी है। और संतोष होने के लिए हमारे पास खास करके सरकारी कर्मचारी अधिकारी, उसकी कोई कमी नहीं है उसके पास। जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। भोग करना है तो कुछ भी नहीं है। तो सोचना यही है कि हमको उपयोग करके अपने जीवन को संतुष्ट रखना है या कुछ भोग करके किसी भी सीमा तक जाना है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक और शब्द प्रयोग किया, क्या कई बार हम लालसा कर लेते हैं, ईर्ष्यावश। ईर्ष्या हो जाती है पड़ोसी से कि उसके पास बहुत है, मेरे पास कम रह गया। एक बार एक ऐसी बचपन में कहानी सुनी थी कि एक मछुआरा मछली पकड़ने जाता है समुद्र किनारे, रोज पकड़ के लाता है, बच्चों का पालन पोषण करता है बेच करके मछलियां। एक दिन ऐसा हुआ कि
मछली जो है वो मिली नहीं। तो मछली नहीं मिली तो निराश होकर लौटने लगा। अचानक उसका जो वो कांटा होता है वो बड़ा भारी हो गया, उसको लगा कि तो बहुत बढ़िया एक मोटी सी मछली आ गई। निकाला तो मछली नहीं आई, एक लोटा उल्टा पेंदे में कुंडा फंस गया और वो निकला। और निकला तो उसमें से सीधा किया तो धुआं निकला और धुएं से राक्षस ने रूप धारण कर लिया। अब राक्षस को देख के मछुआरा डर गया, और डर गया तो उन्होंने कहा डरो मत, तुमने जीवन दान दिया, मैं सारी उम्र तुम्हारा नौकर बन के रहूंगा, जो कहोगे जो मांगोगे वो मिलेगा। तो कहा अच्छा बहुत बढ़िया बात है, इच्छा करो। इच्छा कर दी क्या कि जाओ सबसे पहले तो आज मछलियां नहीं आई, समुद्र से मछलियां लाओ, एक भर के एक टोकरा मछलियों का ले आए, बाजार जाओ बेच के आओ, बेच आए, घर लाओ, खाना खिलाया, जो सामान काम वाम करते रहे। थोड़ी देर में ये परेशान होने लगा मछुआरा, ये तो फटाफट मिनट में काम कर रहा है, तो बताओ। उन्होंने बताया कि ठीक है, एक बढ़िया सा मेरा मकान बना दो, झोपड़ी में कब तक रहूंगा। मकान बना दिया, मकान सजा दो, सजा दिया, सब कर दिया। हाँ, एक बात बीच में रह गई कि उस राक्षस ने कहा कि बात तो तुम्हारी मानूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। क्या? कि जो तुम कहोगे जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो वो जो मांगता था उसको मिल जाता था, साथ ही पड़ोसी को डबल मिल जाता था। इसने 2 मंजिल का मकान मांगा, पड़ोसी को 4 मंजिल का मिल गया। इसने कुछ और मांगा, उसको डबल मिल गया। अब तब परेशान होना शुरू हो गया ये, इसको हो गई ईर्ष्या कि ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं सब कुछ है, सब कुछ आता है, फिर भी पड़ोसी को तो डबल चला जाता है, अब इसको कैसे रोका जाए। तो थोड़ा चालाक था ये। चालाकी से ने कहा कि हाँ ऐसा करो कि मेरा जो मकान है ना, इसके गेट के बाहर एक 4 फुट का खड्डा खोद दो। तो उसने 4 फुट का खड्डा खोदा, पड़ोसी के मकान के आगे 8 फुट का खोद गया। अब मजा आया। और क्या चाहिए? क्या ऐसा कर, तू मेरी एक आंख फोड़ दे। तो इसकी एक आंख फोड़ दी, उसकी 2 फुट गई। कि अब मैं खड्डे में गिर जाता हूं, मुझे खड्डे में गिरा दे। तो इसको भी गिरा दिया, उसको भी गिरा दिया। ये 4 फुट में से एक आंख से फिर भी निकल आया। और आनंद व्यक्ति को कहां आ जाए? तो इस ईर्ष्या में से भी आनंद ढूंढते हैं लोग। कोई आवश्यकता नहीं इस ईर्ष्या की। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम उसको सुधार सकते तो सुधारें, हम नहीं सुधार सकते तो सुधारने के लिए कोई प्रबंध दूसरा करें, किसी को बताएं। कोई ना कोई उसका भी ऐसा होगा जो मार्गदर्शक होगा, जो उसको बता सकता, समझा सकता है। तो समस्याओं में से बाहर निकलना है तो मन ठीक रखना पड़ेगा, और उस मन में संस्कार आ जाए तो ठीक होगा, और फिर अपने समाज को उसका लाभ हो, अपने प्रदेश को उसका लाभ हो। संयोग ऐसा है कि हम प्रदेश में अच्छी स्थिति में हैं, अगर देश के दूसरे प्रदेशों को ध्यान रखें तो काफी अच्छी स्थिति में हम पहुंच गए हैं। और वो इसलिए पहुंचे कि हमने बहुत सी चीजों का ऐसा प्रबंध किया है। कुछ लोग डर करके आ गए, कुछ लोग संस्कार से ठीक होकर आ गए, कुछ व्यवस्था में से ठीक हो गए। इन्हें जैसे भर्तियां शुरू की तो भर्तियों के समय हमको पता ही कि बोलियां लग के भर्तियां होती थी। मैंने कैथल में एक बार पूछ लिया, जिले की एक मीटिंग के अंदर, कोई 60 लोग वहां कर्मचारी अधिकारी सब बैठे थे। मैंने कहा नाम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आप ये बताइए आपके साथ बीती हो या आप किसी को जानते हो जिसकी नौकरी सीधी सीधी नहीं लगी, कुछ पैसे वैसे दे के लगी है और अच्छी मोटी राशि दे के लगी है। जो ऐसे किसी विषय को जानते हो जरा हाथ खड़े करो। 60% ऑफ द पर्सन रेज देयर हैंड्स कि हाँ हमको पता ही पैसे से दे के ही लगते हैं। अब वो खुद लगा या किसी पड़ोसी के बारे में बताया, पूछना ठीक भी नहीं था, लेकिन एक आम धारणा थी। आज से मतलब 2015-16 की बात है। आज मुझे संतोष है इस बात का कि हमारी 1/3 भर्ती हमारे टाइम में हो गई है जिनका 1 पैसा हमने लगने नहीं दिया। आप कहेंगे इसका करप्शन से क्या संबंध है? इसका करप्शन से सीधा संबंध है कि अगर कोई व्यक्ति पैसे देके लगेगा, वो करप्शन का मारा हुआ है, उसने करप्शन नहीं की है, करप्शन हुई है उसके साथ, यानी वो पीड़ित है, लेकिन वो भी तो हिसाबी किताबी है। अगर 10 लाख रुपया देके लगेगा, 1 महीने की तनख्वाह में तो पूरे नहीं हो सकते, मंथली तनख्वाह में से पूरे नहीं होंगे।
उसको भी 10 के 20 लाख रुपए निकालना होगा। उसकी मजबूरी है भ्रष्टाचार करना। लेकिन हमारा कहना है कि मान लो अगर ऐसा करके किसी कर्मचारी के साथ हुआ भी है तो जिस दिन जब जागे तब सवेरा, जिस दिन संस्कार आ जाए उस दिन आगे छोड़ दे और ये मान के छोड़ दे कि ये पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए। दंड अपनी जगह काम करेगा, पकड़ा जाएगा, दंडित हो ही जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा लोग दंडित हो नहीं पाते हैं। पकड़े जाते हैं, पकड़ने के बाद फिर हमारे सिस्टम ऐसे हैं, नियम ऐसे हैं, विभागीय कार्रवाई, फिर हमारे उसकी इंक्वायरी में फिर चार्जशीट, चार्ज के बाद कोर्ट में लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जाते जाते ठीक है थोड़ा परेशान अगला हो जाता है, लेकिन ठेंगा देखा जाता है, ठीक है जी तो वकील का काम है, करता रहेगा वो चलेगा, वो सारा काम हमको चलाना है। लेकिन पहला काम यह है कि हमको उसको जागरूक करना है, हमको उसको प्रेरित करना, इंस्पायर करना है कि भ्रष्टाचार करना माने, शब्द गलत है लेकिन मैं प्रयोग कर रहा हूं, कि हमने अपनी देश को मां माना है, समाज को भी मां माना है, हम समाज के प्रति अपना गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो इस लेवल तक जाकर के कन्विक्शन अगर ये हो गई तो इसमें से हम बच जाएंगे। तो इसको हमको सबको रोकना है। भ्रष्टाचार एक कैंसर है और इस कैंसर को रोक करके हम इस प्रदेश के नाते से देश में अच्छे हैं और अच्छे बने, हमारा प्रदेश अच्छा बने और साथ में फिर देश अच्छा बने। देश के बारे में प्रधानमंत्री जी की बहुत चिंताएं हमने सुनी भी हैं, देखी भी हैं। उन्होंने अपने आप को देश के साथ आत्मसात कर लिया है, इंडिया फर्स्ट। देश अगर है तो सब कुछ है। और उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक एक वर्ग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले नेताओं को लेकर आगे बढ़े। याद है 2013 के अंदर उन्होंने एक पत्रकार के सामने स्वीकृति की। पत्रकार ने पूछा कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है? उनका सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए है, मेरी बिरादरी की छवि वो धूमिल है, उसको ठीक करना है। अब प्रधानमंत्री की बिरादरी कौन सी थी उस समय? क्या? नेताओं वाली बिरादरी। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं से शुरू होता है। नेताओं की कईयों की मजबूरी होती है, कहीं की लालसा होती है, कईयों का वही होता है अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए, पड़ोसी से मुझे आगे बढ़ना, वो सारी बातें उनमें भी रहती है। लेकिन उन्होंने ठीक किया, स्वयं से शुरू किया। बात छोटी सी कही, न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक बार तो प्राइवेट टॉक में उन्होंने माना कि मैं बहुत बड़ी बात कह बैठा हूं, न खाऊंगा तो मेरे हाथ में है, लेकिन न खाने दूंगा ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत परिश्रम का काम है, इसमें सारी टीम लगे। न खाने दूंगा तो दूसरे को मनाना है ना, दूसरे को समझाना है। तो वो समझने में जितना ताकत लगे लगाओ सब लोग। बाद में उस पर चले। फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को उसी हिसाब से समझाया। हम कई जो आज यहाँ IAS IPS ऑल इंडिया सर्विस के लोग बैठे हैं, कितने ही उनके भाषणों को उन्होंने कई बार सुना है। जो आज हम हरियाणा में कर्मयोगी हरियाणा का अभियान चला रहे हैं, वो कर्मयोगी कर्मयोगी भारत क्या चलाया? मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी बहुत समय पहले वो चला चुके हैं और उन्हें ये कहा कि हम एक अपने एम्प्लॉय को इस ओर आकर्षित, यानी एक उनको प्रेरणा दें कि कर्मयोगी बने। और हरियाणा तो कर्मयोगियों की स्थली है। गीता का संदेश दुनिया में अगर दिया है तो हरियाणा की धरती पर ही भगवान कृष्ण ने दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मयोगी बनकर के हम आगे बढ़ेंगे तो फिर कम से कम पहला चरण आर्थिक भ्रष्टाचार, इससे दूर हटेंगे। कई तरह के भ्रष्टाचार भी, आर्थिक भ्रष्टाचार को सबसे पहले खत्म करना। इसके बाद फिर नैतिक भ्रष्टाचार। नैतिक भ्रष्टाचार भी बहुत एक बहुत अलग तरह की चीज है। यानी एक उदाहरण मैंने पहले दिया, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, वो है लाल बहादुर शास्त्री जी का। शास्त्री जी देश की जब आज़ादी की लड़ाई थी, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय उन्होंने भी आंदोलन में भाग लिया। तो बहुत लोगों को अंग्रेजों ने जेल के अंदर डाल दिया, वो भी जेल में चले गए।
बाहर रहने वाली जो संस्थाएं, राष्ट्रभक्त संस्थाएं, उन्होंने जो जो लोग जेल में गए हैं उनके परिवारों की देखभाल के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर रखी थी। ये संस्था इन 10 परिवारों को संभालेगी, ये संस्था इन 10 परिवारों को संभालेगी, और मासिक तौर पर उनके घरों में कुछ ना कुछ पैसे दे के आते थे। एक दिन उनकी पत्नी श्रीमती जी उनके और जेल में मिलने के लिए गई। शास्त्री जी ने पूछा कि हाँ घर में सब ठीक चल रहा है? क्या अच्छा चल रहा है, ठीक है, बस आप ही यहाँ बैठे हैं, देशभक्ति का काम है तो आप अपना दायित्व तो निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी हाथों में आती है। नहीं फिर भी घर का काम है। क्या घर का काम? तो ये वो एक आते हैं, फला आदमी, नाम लिया संस्था का उनका, कि उनके प्रेसिडेंट आते हैं और वो में 50 रुपये आप महीने का दे के जाते हैं, और 50 रुपये में से 40 रुपये में हमारा काम चल जाता, 10 रुपये हम संभाल के रख लेते हैं ताकि आगे कभी भविष्य में काम आएगा। बात सुन ली, वो चली गई। कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन के बाद वो जो संस्था के अध्यक्ष थे वो भी जेल में जा करके और मिलने के लिए पहुंच गए अचानक शास्त्री जी के पास। शास्त्री जी को दिक्कत तो नहीं है कि नहीं, मैं तो सब सही हूँ, ठीक हूँ, बस एक निवेदन आपसे करना है कि मेरे परिवार की आप चिंता कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन एक निवेदन यह है कि आप हर महीने उनको 50 रुपये जो दे के आते हैं, 50 रुपये नहीं, उनको 40 रुपये दे के आया करो। ये शास्त्री जी ने उस व्यक्ति को कहा। अब इसको कहते हैं नैतिक, उसको भ्रष्टाचार कहेंगे या नैतिक दायित्व कहेंगे या कुछ भी कहेंगे। मन में आया कि 40 रुपये अगर काम चलता तो मुझे किसी भी व्यक्ति से सहायता अगर लेनी भी है तो 40 ही की लेनी चाहिए, 50 की क्यों लेनी चाहिए। चाणक्य के समय की हम कहानियां सुनते हैं कि चाणक्य कोई अगर, चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि राजा थे, राजकीय उनको काम करने होते थे, तो राजकीय काम जब करते थे तो दीपक जलाने में जो तेल डालते थे वो राजकीय शासकीय तेल डालते थे, और अगर कोई व्यक्तिगत काम करना होता तो उनको अध्ययन करना होता था तो दिया बदल लेते थे, जो उनका व्यक्तिगत दिया होता था उसकी रोशनी में वो अपनी पढ़ाई करते थे। ये उनके जीवनी में आता है। ये है नैतिक आचरण। बड़ा मुश्किल है कई बार, हम तो उसको यानी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम उस पर लगा ही नहीं सकते लाइन कि ये मेरा शासकीय काम है, ये मेरा व्यक्तिगत काम है। लेकिन सोच तो बढ़नी चाहिए। मानो घर में फंक्शन है, घर में फंक्शन है तो उस फंक्शन में शासकीय काम नहीं है, वो मेरा पारिवारिक है। बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, कोई अपनी वर्षगांठ है शादी की, विवाह की, वहां हम अगर ये सोचें कि हम तो सरकारी अधिकारी हैं, हम तो जो पैसा है वो सारा सरकार का भी लग जाए तो क्या फर्क पड़ना है, हो तो जाएगा सारा। आप किसी को भी फोन करेंगे, आपके लिए टेंटिंग भी हो जाएगी, आपके लिए गाड़ियां भी आ जाएंगी, आपके लिए राशन भी आ जाएगा, आपके लिए सब कुछ आ जाएगा। लेकिन सोच ये बनानी चाहिए कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है। हमने भी आखिर अपने जो भी कुछ आय होती है, तनख्वाह मिलती है, कुछ ना कुछ बचा के रखते ही होंगे। सादा रखें, नहीं बड़ा ऐसा करेंगे कि हम भाई बहुत बड़े अपने आर्थिक आधार पर ही करेंगे जितना आर्थिक हमारा आचरण है। बहुत मैंने बताया बारीकी से शायद डिवीजन ना कर पाए, मोटी सोच बना के रखें, ये भी एक नैतिक आचरण का। और अगर भ्रष्टाचार का तीसरा रूप होता है वो होता है चारित्रिक भ्रष्टाचार। चारित्रिक भ्रष्टाचार की सीमाएं टूट रही हैं, समाज में भी टूट रही हैं, बहुत टूट रही हैं, जिसके कारण से अभी रिपोर्ट छपती है हर बार। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है, अभी 2022 की जो रिपोर्ट आई है, कुछ मामलों में तो बिल्कुल हैरान करने वाली बातें हैं। रोकना काम है पुलिस का, रोकेंगे, लेकिन सीमा तो उसकी भी है ही है। इतना बड़ा समाज है, घटनाएं ना हो तो दंडितम करें, लेकिन पहला काम तो यह है कि समाज में जागरण करें कि ये घटनाएं ना हो। तो इस प्रकार के आचरण से कैसे हम सदाचारी आचरण, कैसे हम नैतिकता के आधार पर होने वाला आचरण ये रखें, और मूल रूप से जो विषय आज आया कि हम इसमें से दूर हटें, यही आज के समय में मुझे लगता है कि हम अपने लोगों को एक मैसेज दे करके हरियाणा को कहीं आगे बढ़ा सकें। इस अवसर पर मुझे
इतनी अपील आपसे करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन और सुशासन से सेवा का जो अभियान चलाया हुआ है, उसमें पारदर्शिता और जनहितैषी व्यवस्था के माध्यम से सेवा वितरण में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की आपकी नीति के सकारात्मक परिणामों से प्रदेश की पूरी जनता अभिभूत है। सर, हम आपसे वादा करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग में हम सब हरियाणा के कर्मयोगी आपके साथ हैं और यह प्रण भी लेते हैं कि वो सिंगल आउट बोर्ड पे हम में से किसी का नाम नहीं होगा।